नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कहानी संग्रह में। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है चीफ की दावत। कहानी भीष्म साहनी जी की प्रसिद्ध कहानी है। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मिस्टर सामनाथ के घर चीफ की दावत थी। सामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत ना थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले और मिस्टर सामनाथ सिरगेट पर सिरगेट फूंकते हुए चीज़ों की फहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारियां मुकम्मल होने लगीं। कुर्सियां, मेज, तिपाहियां, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी सामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? इस बात की ओर उनका न उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर सामनाथ से अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गईं और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो। रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाएं। सामना सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे। फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहे कि जल्दी खाना खा के शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाएं। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम से निपट लें। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी, जो वो सो गईं, नींद में खर्राटे लेने लगी। तो साथ ही तो बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे, तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर लें, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। या माँ से कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहें। और क्या, और सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले। 11-11 बजे तक तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। सामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली ये भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वाह, तुम माँ बेटे की बातों में मैं क्यों बुरा बनूं? तुम जानो और वो जाने। मिस्टर सामनाथ चुप रहे। ये मौका बहस का ना था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूम कर माँ की ओर देखा। कोठरी का दरवाज़ा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया। और उन्हीं कदमों में माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होती देखते हुए माँ का दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर आ रहा है, सारा काम सुबीते से चल जाए। माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आएंगे। माँ ने धीरे से मुंह से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना बेटा, तुम जो जानते हो मांस मछली बदले तो मैं कुछ नहीं खाती। जैसा भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा। और माँ, हम लोग यहाँ पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना। फिर जब हम यहाँ आ जाएं तो तुम गुसलखाने की रास्ते बैठक में चली जाना। माँ आवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और माँ, आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज़ दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज़ में बोली, क्या करूँ बेटा, मेरे बस की बात नहीं है। जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती। सामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी अधेड़ बुधेड़ ख़त्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक से उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वो झुलझुलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर ज़रा बैठो तो। माँ पल्ला संभालती, पल्ला ठीक करती और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूँ नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, ये खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली। और खुदा के वास्ते नंगे पाँव नहीं घूमना, ना ही वो खड़ाऊ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी ये खड़ाऊ
उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी माँ? जो हैं वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लूँ। मिस्टर सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे फिर धुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। सामनाथ हर बात पर तरजीह चाहते थे कि घर का सब संचालन उनके अपने हाथ में था। खूंटियाँ कमरों में कहाँ लगाई जाएं, बिस्तर कहाँ पर बिछें, किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज का हो। सामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो वो लज्जित नहीं होना पड़े। माँ को सिर से पाँव तक देखते हुए बोले, तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन लो माँ। माँ पहन कर आओ तो ज़रा देखूँ तो सही। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। ये माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कहे, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई तो चीफ को बुरा लगा तो सारा मज़ा जाता रहेगा। माँ सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद सफ़ेद कपड़ों पर निपटा, छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे जड़े बाल पल्ले से के ओट में छिप जाए पहले से कम कुरूप नजर आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़ियाँ वूड़ियाँ हो तो वो भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा? तुम तो जानते ही हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। ये वाक्य सामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनक कर बोले, ये कौन सा राग छेड़ दिया माँ? सीधा कह दो जेवर नहीं है बस। इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक? जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूँ, निरा लड़ूरा तो नहीं लौट आया। जितना दिया उससे दोगुना ले लेना। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूँगी? मेरे मुंह से यूं ही निकल गया। जो होते तो लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर सामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी हैं। सामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते हुए, माँ रोज की तरह गुमसुम मत बन के रहना। अगर साहब इधर आ निकले तो कोई बात पूछें तो ठीक से जवाब देना। मैं ना पढ़ी ना लिखी बेटा, मैं क्या बात करूँगी? तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वो नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उनसे कुछ पूछा तो वो क्या जवाब देंगी? अंग्रेजी को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी। ये तो अमरीकी है, ना मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूँगी? माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाएं, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती हैं। चुपचाप कुर्सी पर टांगे लटकाएं वहीं बैठी रहीं। एक कामयाब पार्टी वो है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। सामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रो में बह रहा था जिस रो में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट ना थी, कोई अड़चन ना थी। साहब को विस्की पसंद आई, मैम साहब को पर्दे पसंद आए, सोफ़ा कवर का डिज़ाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए? साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियाँ कहने लगे। दफ्तर में जितना रोब रखते थे यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे और उनकी स्त्रियां काला गाउन पहने, गले में सफ़ेद मोतियों की माला, हार सेट और पाउडर की महक से ओत-प्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों का आराधना का केंद्र बनी हुई थीं। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और सामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थीं जैसे उनकी कोई पुरानी सहेली हो। और इसी रो में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता न चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक के बाहर निकले। आगे आगे सामना रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचे ही थे सामना सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गईं और क्षण भर में सारा नशा हिरण होने लगा। बरामदे में ऐन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी बैठी थी, मगर दोनों पाँव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं झूल रहा था और वो मुंह से लगातार गहरे खर्राटे की आवाज़ ले रही थी। जब सिर
कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खर्राटे की और भी आवाज़ गहरी हो जाती और फिर जब तक झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पर से खिसक गया था और माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही सामनाथ कूद उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दें और उन्हें कोठरी में धकेल दें, मगर ऐसा करना संभव न था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दीं। इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ा कर उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते न बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई माँ खड़ी हो गई और ज़मीन को देखने लगी। उनके पाँव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर थर कांपने लगी। माँ, तुम जाकर सो जाओ। तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी? और खिसियाई हुई नज़रों से सामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगे। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ में दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर। ठीक से नमस्ते भी न कर पाई। सामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ बढ़ाकर माँ से हाथ मिलाने को आगे बढ़ाया और माँ घबरा उठी। माँ, हाथ मिलाओ। पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहिब के दाएं हाथ में रख दिया। सामनाथ दिल ही दिल जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूँ नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है। दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू। कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती, मैं ठीक हूँ। कहो माँ, हाउ डू यू डू। माँ धीरे से सकचाते हुए बोली, हो डू। एक बार फिर कह का उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहिब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। सामनाथ के मन में क्षोभ भी कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सुकड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। सामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गाँव में की रहने वाली हैं, उम्र भर गांव में ही रही हैं, इसलिए आपसे लजाती हैं। साहब इस पर खुश नज़र आए। बोले, सच, मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं। तब तो तुम्हारी माँ गाँव के गीत नाच भी जानती होंगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकाते बांधे हुए देखने लगे। माँ साहब, कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत तुम्हें तो कितने याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया। वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है। साहब ने इतना रीझ से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया टप्पा ही सुना दो। दो पत्तर अनार दे। देसी अफसर और उनकी स्त्रियां ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लिहाज में कहा, माँ, इसके बाद हाँ या ना का सवाल ही नहीं उठता। माँ बैठ गई और छीड़ दुर्बल लर्जती आवाज़ में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। हरियाणी माए हरियाणी वेड़े, हरिया ते भारी बरिया है। देसी स्त्रियां खिलखिला के हंस उठी। 3 पंक्तियां गा के माँ चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही न कर रहे थे। सामनाथ भी खींच प्रसन्नता और गर्व में बदल गई। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गाँव की दस्तकारी क्या है। सामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, वो बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीज़ों का भेंट करूँगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज़ नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती हैं। सामनाथ कुछ सोचते हुए बोले,
लकड़ियाँ गुड़ियाँ बनाती हैं और फुलकारी बनाती हैं। फुलकारी क्या? सामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है? माँ चुपचाप अंदर गई और पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से उसे देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके धागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर सोमनाथ बोले, ये फटी हुई है साहब, मैं आपके लिए नई बनवा दूंगा। माँ बना देगी। क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी ही एक फुलकारी बना दोगी ना? माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा? बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी? मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए सामनाथ साहब से बोले, वो ज़रूर बना देगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी नज़रें हट गईं, तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नज़रें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर ही थी कि आंखों से छल छल आंसू बहने लगे। वो दुपट्टे से बार बार उन्हें पहुँचती, पर वो बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़ कर उमड़ आए हों। माँ के बहुतेरे दिल को समझाया, पर हाथ जोड़े भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात की तरह बह रहे थे। आधी रात का वक्त तो होगा। मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी, आंखें फाड़े दीवार की ओर देखे जा रही थी। घर का वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता सामनाथ के घर भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों के खनखने की आवाज़ आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाज़ा जोर से खटकने लगा। माँ, दरवाज़ा खोलो। माँ का दिल बैठ गया, हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई है? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई, क्यों वो उगने लगी, क्या बेटे ने अभी तक क्षमा किया? माँ उठी और कांपते हुए हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही सामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ गए और माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग भर दिया। साहब तुमसे इतना खुश था कि क्या कहूँ। ओ अम्मी, ओ अम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमट कर बेटे ने के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पहुँचती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। सामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया। उनकी परेशानी पर फिर तनाव आने लगा। उनकी बाहें माँ के शरीर पर से हट गईं। क्या कहा माँ, ये कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? सामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा। बोलते गए कि तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो, ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे वैसा रहो। मैंने अपना ख्वाब पहन लिया, अब यहाँ क्या करूँगी? जो थोड़े दिन ज़िंदगी बची है, भगवान का नाम लूँगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लेना, बनी बनाई ले लेना। माँ, तुम मुझे धोखा दे के यूँ चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं हो, साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई, फिर बेटे के मुंह की ओर देखती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ ऐसा कहा है? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश हो गया था। कहता था, जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊँगा कि कैसे बनाती है। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी मिल सकती है। मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनका झुर्रियों भरा मुंह खिलने लगा, आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब को खुश कर रखूँगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और भी हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसा बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ
दिल ही दिल फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर सामनाथ, अब सो जाओ माँ, कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए।